Good morning, students. In our last class, we have discussed the forces and the types of forces, right? We have seen different types of forces in our last class, that is, the contact forces, gravitational forces, electrostatic forces, non contact forces, right? Now, from today, we are going to start our next topic, that is the pressure. So, when we can say that we are exerting a pressure on an object, हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने देखा था अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब हम कब कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? सो you have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops, right? आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो हैवी स्टॉर्म्स रहते हैं या जो साइक्लोन्स रहते हैं जिसको हम बवंडर बोलते हैं हिंदी में, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो वो अपने साथ रूफ टॉप्स को उड़ा कर ले जाते हैं। अगर जो जिन घरों में पतरे की छत होती है, राइट, कंक्रीट की जो रूफ नहीं होती है, जहाँ पे कच्चे घर होते हैं, तो वो साइक्लोन के साथ, विंड के साथ जो उनकी रूफ टॉप्स होती हैं वो उड़ा कर ले जाते हैं, राइट। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। आपको ये भी पता है कि विंड्स और साइक्लोन्स क्यों आते हैं? एयर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण। ये चीज़ भी आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है तो एयर प्रेशर में चेंजेस होने के कारण साइक्लोन्स जो हैं वो आते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या फोर्स और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन है? अगर है तो क्या है? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। लेट अस फाइंड आउट, राइट। सो ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। आपने देखा होगा अगर हम एक वुडन ब्लॉक लें और उसमें अगर हम एक आयरन नेल को पुश करते हैं, मतलब हमने एक वुडन ब्लॉक लिया, उसमें अगर हम एक कील ठोकना चाहते हैं, डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हथौड़ा है, राइट, हैमर है। हैमर के दो एंड्स होते हैं, पहला वाला जो है वो पॉइंटेड एंड होता है और दूसरा वाला फ्लैटेंड एंड होता है, राइट। तो अगर हम फ्लैटेंड एंड से कील ठोकेंगे तो वो इजीली जो है वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर मैं उसको फ्लैटेंड एंड से ठोकना चाहूँगा, फ्लैटेंड एंड से ठोकूँगा, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको पुश करने में और वुडन ब्लॉक में इंसर्ट करवाने में, राइट। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ। अगर हम वेजिटेबल्स को कट करें तो हमारे पास दो तरह के नाइफ्स हैं, ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ। ब्लंट मतलब जिसकी धार कम हो और शार्प मतलब जिसकी धार ज़्यादा हो, राइट। सो अगर हम उनकी हेल्प से वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो कौन सा वाले नाइफ से जो वेजिटेबल्स हैं वो इजीली कट हो जाएंगे? वेदर बाय अ ब्लंट नाइफ और बाय अ शार्प नाइफ, विच वन इज़ ईजियर? कौन सा वाला ईजियर रहेगा हमारे लिए यूज़ करने के लिए? सो डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्ले अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर? सो ऑब्वियसली जो शार्प वाला नाइफ है वो इजीली हम वेजिटेबल्स को उससे कट कर पाएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को बोला जाता है प्रेशर, राइट। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो एक नॉर्मल फोर्स है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक आयरन नेल को वुडन ब्लॉक में पुश करने की, तो वहाँ पर हम आयरन नेल के टॉप पे फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब हम आयरन नेल के टॉप पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्पेशल टाइप का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस फोर्स को बोला जाता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू
force upon में area on which it acts, right? सो फोर्स अपॉन में एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाया जा रहा है, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रेशर। तो फोर्स और प्रेशर में सिर्फ इतना सा अंतर कि जो फोर्स है वो पूरी बॉडी पे लगाया जाता है, बल्कि जो प्रेशर है वो केवल कुछ पर्टिकुलर एरिया पर ही लगाया जाता है, पूरी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है, राइट? At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the surface is to be computed. इस स्टेज में हम केवल उन फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो कि परपेंडिकुलर सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। प्रेशर में एक कंडीशन होती है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा हो दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, जिस भी सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तभी आप उसको प्रेशर बोल सकते हो। अगर और किसी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम उसको प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, राइट? नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबोव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में प्रेशर अपॉन में एरिया है, तो जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। आपके पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं दैट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया डिनोमिनेटर में है, और जब भी इस तरीके से कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, जैसे कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जब ये एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली जब एरिया डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। मतलब जब LHS इंक्रीज़ होता है तो RHS डिक्रीज़ होता है, एंड सिमिलरली जब RHS डिक्रीज़ होता है तो LHS इंक्रीज़ होता है, राइट? सो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट? The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. Pointed end का जो एरिया है वो बहुत कम होगा उसके हेड के एरिया से। The small force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. और ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो उतना ही प्रेशर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड। जब हम आयरन नेल ठोकना चाहते हैं वुडन ब्लॉक में, तो अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं पॉइंटेड एंड पर तो वो जो आयरन नेल है वो ईज़िली पुश हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी उतना ही फोर्स पूरी बॉडी पर, पूरा आयरन नेल पर लगाएंगे तो आपको उसको ठोकने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पूरा फोर्स है वो पूरे एरिया पे डिवाइड हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो प्रेशर का काम कर रहा है, और प्रेशर अगर उस पर अप्लाई होगा तो वो इजीली जो आयरन नेल है वो अंदर चला जाएगा, राइट? कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद अ ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप? हम जो बैग कैरी करते हैं, जो हमारा स्कूल बैग होता है, जो स्कूल बैग में जो शोल्डर स्ट्रिप्स होती हैं वो ब्रॉड बनाई जाती है, राइट? वो पतली पतली सी क्यों नहीं बनाई जाती है, उनको ब्रॉड ही क्यों बनाया जाता है? एंड वाई द टूल्स मीन्ड फॉर कटिंग और पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एज्ड? और जो टूल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है कटिंग और पियर्सिंग जिससे हम करते हैं, उनकी जो एजेस होती हैं वो शार्प क्यों होती हैं? तो उनकी एजेस शार्प इसलिए बनाई जाती है ताकि जब एरिया कम होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। और सिमिलरली शोल्डर बैग्स के जो स्ट्रिप्स हैं वो चौड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि वो चौड़ी होंगी तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, जिससे कि हम स्कूल बैग को ईजिली कैरी कर पाएंगे, राइट? सो दीज आर द रीज़न्स जिनके कारण ये जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं ताकि एरिया को बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाए, सिमिलरली एरिया को कम करने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, राइट? आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड्स
a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. जो पोर्टर्स होते हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो कोई भी सामान को उठाने से पहले अपने सर पर क्लॉथ का एक राउंड पीस बना के अपने सर पे रखते हैं, राइट? आपने देखा होगा जो लोग हैवी लोड्स कैरी करते हैं वो अपने सर पर एक सर्कल बना लेते हैं क्लॉथ का, और उसके बाद ही वो कोई भी सब्सटेंस को अपने सर पर रखते हैं. बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड. और ऐसा करने से वो क्या करते हैं, बेसिकली वो क्लॉथ रखने से क्या होगा, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और सिंस प्रेशर कम होगा तो वो ईज़िली उस चीज़ को कैरी कर पाएंगे रेदर देन बिना क्लॉथ के अगर वो उसको कैरी करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड. और इसलिए उनके हेड पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और फिर वो इजीली लोड को कैरी कर पाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कूलीज जो होते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो ये इस तरह से अपने सर पर एक राउंड ऐसा बना लेते हैं, राइट, क्लॉथ का, जिससे कि वो इजीली सामान को इधर से उधर कैरी कर पाएँ. डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. अब सॉलिड्स में तो हमको पता है कि ठीक है, सारे सॉलिड सब्सटेंस जो हैं वो कोई ना कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, उसको हमने प्रेशर बोल दिया. लेकिन अगर हम बात करें गैसेस और लिक्विड्स की, तो गैसेस और लिक्विड्स में तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया होता नहीं है क्योंकि उनका कोई शेप होता नहीं है, राइट? तो वहाँ पे क्या हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स. और क्या ये एरिया पर डिपेंड करेगा जो उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो? लेट अस फाइंड आउट. अगर हम ये फाइंड आउट करें, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो कितना होता है, दैट थिंग वी हैव टू सी हियर. Okay, now here some activities are given to you, that all the activities you have to read by your own. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate the water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. Basically जब आप इन activities को पढ़ेंगे तो आप you will be easily able to observe that जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं वो भी कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, या उन पर भी कोई किसी तरह का प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, राइट? और वो प्रेशर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो हम आगे समझते हैं. कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. हमने मान लिया कि कोई कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है. फॉर एग्जांपल हमने एक बॉटल ले ली, उस बॉटल के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, राइट? तो जब हमने उस बॉटल में वाटर फिल किया है तो जो वाटर बॉटल के अंदर फिल्ड है वो वाटर उस कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर अप्लाई करता है. ओके, कोई भी लिक्विड अगर किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है तो वो उस कंटेनर की वॉल्स पर एक प्रेशर अप्लाई करता है. डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. और सिमिलरली गैसेस भी जो हैं वो किसी अगर कंटेनर के अंदर पैक्ड हैं तो वो भी कंटेनर पर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं. डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स. क्या वो भी प्रेशर अप्लाई करती हैं अपने कंटेनर्स पे? सो लेट अस फाइंड आउट. अगर हम इसको फाइंड आउट करें, सो I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in the pipes supplying water. Suppose कोई पाइप है जिसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, अगर उस पाइप में छेद हो जाता है तो आपने देखा होगा उस छेद में से पानी बाहर आता है और वो कैसा दिखता है? फाउंटेन जैसा, राइट? जैसे फाउंटेन से पानी आ रहा है उस तरह से दिखता है वो. तो ऐसा क्यों होता है? इज़ इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर पाइप में से फ्लो हो रहा है वो वाटर पाइप की वॉल्स पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और जब आप वहाँ से छेद कर दोगे तो वाटर को जगह मिल जाएगी
बाहर आने के लिए, और जब वो वाटर पाइप से बाहर आएगा तो वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आएगा, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई लिक्विड किसी कंटेनर में फिल्ड होता है तो वो उसकी वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है डेफिनेटली। When you inflate a balloon, why do you have to close your mouth? Similarly, अगर हम एक बलून फुलाएं तो हम हमारे माउथ को पहले क्लोज करते हैं, राइट। What happen when you open the mouth of an inflated balloon? अगर हम उस बलून के माउथ को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, राइट। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ अ होल। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई बलून हम फुलाना चाह रहे हैं तो वो जो बलून है वो क्लोज्ड होना चाहिए दूसरी तरफ से। अगर वो दूसरी तरफ से ओपन होगा तो जो एयर हम एक एंड से देंगे वो एयर दूसरी तरफ से बाहर हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर किसी बलून में छेद है और हम उसमें एयर ब्लो कर रहे हैं तो वो जो एयर है वो बलून से बाहर निकल जाएगी, राइट। इसका मतलब जो गैसेस भी होती हैं वो भी अपने कंटेनर के ऊपर, अपने वॉल, जिस कंटेनर में वो फिल्ड है उसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, राइट। इसका मतलब लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही अपने कंटेनर्स पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? इफ़ नॉट, वाई? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस? सो इसका मतलब क्या कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, और जो गैसेस होती हैं वो सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, राइट। अगर हम बलून की बात करें तो बलून की सारे डायरेक्शंस में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर? अगर एक बाइसिकल ट्यूब में एक पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा, सारी हवा उस होल के थ्रू बाहर आ जाती है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और द ट्यूब? सो इन एग्जाम्पल से हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी कंटेनर में एयर फिल्ड है तो वो एयर जो है वो अपने कंटेनर पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी डेफिनेटली। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस भी जो हैं वो अपने कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करती हैं, राइट। तो हमने देखा कि सॉलिड, चाहे कोई सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, सारे ही सब्सटेंस अपने कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, राइट। नाउ the next topic that we are going to see is the atmospheric pressure। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम एक्सटर्नली तो किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करके प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस फील्ड हैं वो भी एक दूसरे पर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। आपको पता है कि हमारे आसपास चारों तरफ एयर फील्ड है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। और इस एयर के एनवेलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास जो एयर फील्ड है हमारी अर्थ के सराउंडिंग में, एक हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस का एक एनवेलप है और उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर किलोमीटर्स तक फैली हुई है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन एयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस, तो गैसेस जो प्रेशर अप्लाई करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure। अगर हम एक सिलेंडर कंसिडर करें
और उसके अंदर एयर फिल कर दें तो उस सिलेंडर का जो वेट होगा, उस सिलेंडर के अंदर एयर का जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो हमने कैसा लिया है, जो एरिया है वो हमने यूनिट एरिया लिया है। यूनिट का मतलब होता है 1, तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स हो गया, राइट। इसका मतलब जितना उसका वेट होगा उतना ही जो एयर है उसका प्रेशर होगा इनसाइड अ कंटेनर। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा या कितना कम हो सकता है, कितना हो सकता है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम उसका एक आइडिया देखें, उसके मैग्नीट्यूड का आइडिया देखें कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। यहाँ पे यूनिट एरिया का एक कंटेनर आपको दिया हुआ है दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाय योर ओन, ओके। सो when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. जब आप एक सकर को प्रेस करते हो तो उसके कप्स के बीच की जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाती है। The sucker stick to the surface because the pressure of the atmosphere act on it. और जो सकर है वो सरफेस पर स्टिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर एटमॉस्फेयर के द्वारा एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, राइट। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम उस सकर को पुल ऑफ करना चाह रहे हैं सरफेस से, तो उस सकर को पुल ऑफ करने के लिए हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर पाए, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम उस पर अप्लाई करें ताकि जो सकर है वो जो सकर है वो पुल हो जाए, राइट। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. In fact किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होगा किसी भी चीज़ को सक करना अगर एयर प्रेजेंट नहीं हुई सकर और सरफेस के बीच में। आपने देखा होगा जब हम जूस पीते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से, जब हमारी स्ट्रॉ हमारी ग्लास सरफेस को टच करती है तो जो लिक्विड है वो हमारे स्ट्रॉ के अंदर नहीं आ पाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हमारी स्ट्रॉ ग्लास सरफेस को टच करेगी तो उनके बीच में एयर का कांटेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब उनके बीच में एयर का कांटेक्ट डिस्टर्ब हो गया, उनके बीच में एयर ही नहीं है, तो किसी भी चीज़ को सक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर हमको सक करना है तो बीच में एयर होनी चाहिए, और दूसरा हम उस पर उतना फोर्स अप्लाई करें, उतना प्रेशर अप्लाई करें जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। और यहाँ से हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। So till now we have seen so many things about the pressure and the types of pressure. In our next class we are going to start with the further topics. Okay, so that's all for today's class. Thank you.